आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो द हीरोज ऑफ द सोसाइटी में। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड है ओजान का IAS एकेडमी एंड न्यूज़ 9 भारत। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम समाज के उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में या आर्थिकी क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता अर्जित की हो। इसका मकसद ये है कि आज के दौर में जो भी स्टूडेंट अपनी सफलता पाने के लिए संघर्षरत है या प्रयासरत है, इनकी कहानियों से वो इंस्पायर्ड हों और उन्हें हेल्प मिले। मैं इस शो के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करना चाहूंगा जैब जाकिर के साथ, जो वर्तमान में IPS पद पे सिलेक्टेड हैं। तैयारी के दिनों से ये मेरे साथी रहे हैं और मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं। जैब, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैब, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम जैब जाकिर शेख है। मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अहमदनगर से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मुंबई से, और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। और इस जर्नी में फाइनली मुझे सक्सेस मिला है एंड करंटली आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज एन IPS ऑफिसर। ओके, इसी सीक्वेंस में जब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आपके पास इतने सारे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल थे। आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, CA बन सकते थे, लेकिन आपने UPSC क्यों चुना? जी, मुझे मेरे जो फादर और ग्रैंडफादर है वो भी गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए थे। इंजीनियरिंग में आने के बाद मैंने काफ़ी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। इनफैक्ट मैंने GRE और MBA और ये सारे करियर ऑप्शंस के तरफ देखा अच्छे से, उसके ऊपर मैंने एक्सप्लोर किया। लेकिन फाइनली मुझे फैमिली की तरफ से भी और मुझे अंदर से भी ये फील हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर काफ़ी कुछ किया जा सकता है, बी इट सोशल वर्क या लोगों के वेलफेयर के लिए। तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कुछ करने के लिए। सेकेंडली इसमें बहुत ही डाइवर्सिफाइड जॉब है जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, आप कुछ डिराइव करते हो, आपका वर्क का कुछ मीनिंग होता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन एंड यू कैन स्लीप पीसफुली। सो दैट इज़ वाई मैंने इस करियर ऑप्शन को चूज़ किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपको लाइफ में एक बिग सक्सेस पानी है तो स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होता है। आपने भी IPS बनने के लिए एक स्ट्रगल की जर्नी तय की होगी, तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में, और उससे क्या सीखा आपने, ताकि हमारे जो ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो आपने आज स्ट्रगलिंग दौर में हैं, वो अपने आप को आपसे कनेक्ट कर सकें। देखिए, मैं अपने बारे में एक बात बता दूं कि मैं लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ। स्कूल से लेके तो कॉलेज में मैं हमेशा आई वॉज अमंग दी टॉपर्स। लेकिन UPSC में आकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि एनीबडी कैन फेल, और लगातार 3 बार फेल होने के बाद फाइनली 4th अटेम्प्ट में मुझे सक्सेस मिली है। तो UPSC सबसे बड़ी सीख इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सारी चीज़ें इन प्लेस मिले आपको, एट दी फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सब कुछ मिले। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करते रहे, आपके पास डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस एग्ज़ाम से सीखी है वो है डिसिप्लिन। दूसरे एग्ज़ाम्स में ये होता है कि मे बी आपने लास्ट के 2-3 मंथ्स में स्प्रिंट कर लिया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली, तो मे बी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको कंसिस्टेंटली डे इन एंड डे आउट आपको एफर्ट देना होगा। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स डेली बेसिस पे आपको इनपुट देना होगा, और आपको पेशेंट रहना होगा। पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड योर डिसिप्लिन, आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस एग्ज़ाम में किसी भी कैंडिडेट के पास होने चाहिए, जो उसके सक्सेस में उसको हेल्प करेगा। जी जी। UPSC की जो ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी रही, मैं चाहूंगा कि वो हमारे स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस करें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके एक इंटीग्रेटेड वे में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही। जी देखिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करना तो एक काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा, बट मैं एक शॉर्ट में बता दूंगा कि मेंस, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम के, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करना ही ज़्यादा बेहतर है। आप ऐसे उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते कि आई एम स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स राइट नाउ, आई विल बी स्टडिंग फॉर मेंस आफ्टर फ्यू मंथ्स। आप ये नहीं कर सकते।
क्योंकि इस एग्जाम में आपका अंडरस्टैंडिंग चेक होता है। दिस इज नॉट लाइक अ यूनिवर्सिटी एग्जाम जहाँ पर आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, उसका आंसर आपने मेमोराइज कर लिया और जाकर एग्जाम में लिख कर आ गए। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। आपको वहां पर उस मोमेंट पर आंसर क्रिएट करना होगा। इनफैक्ट इवन इन प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के भी जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो रही है। दीज आर नॉट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। आपका एनालिसिस, आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फैक्टर्स प्ले में आते हैं। और इस सारे फैक्टर्स को आपको इस पे आपको महारत हासिल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो। बुक लिस्ट तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होती है, बट इवन इफ दे डोंट नो आई कैन शेयर द बुक लिस्ट। एंड रीडिंग दोज बुक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग दोज बुक्स इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको मेमोराइज करना है। Most of the students, what they do, they skip the this step of understanding. They directly go for memorization. So understanding and then memorization, both of them are important. Okay. And if we talk about interview, I think it is more about your personality. So आपकी जो आपका real nature है वो आपको दिखाना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। आपको अपने आप को इस तरीके से पेश करना है कि that you are capable of handling a district as a DM or as an SP। और जब आपकी कैपेबिलिटी वो लोग चेक कर लेते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी इन द लिस्ट। इंडिया में स्टूडेंट को कोर्स और कंपटीशन की तैयारी के दौरान कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स जो ये सर्किल होता है ये सारे लोग तरह तरह की एडवाइस देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। एक औसतन डेटा है कि इंडिया में 90% स्टूडेंट कैरियर सिलेक्शन के टाइम पे कंफ्यूज होता है, और वो सेम चीज हमारे यूपीएससी के साथ भी है। इसमें जब स्टूडेंट तैयारी करने आता है तो उसको अपने सराउंडिंग से एडवाइस मिलती है कि बेटा पहले तुम सेफ साइड के लिए कोई एक ऐसा कोर्स कर लो, या आईएएस की तैयारी से पहले तुम वनडे एग्जाम दे लो, पीसीएस दे लो, फिर साथ में आईएएस भी देते रहो। तो होता ये है कि हमने देखा है कि इसमें बच्चे का ग्राफ बहुत डाउन हो जाता है, वो कहीं का नहीं हो पाता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस कंडीशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही करना है तो आई थिंक आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ एक ही पाथ पर आपको स्टिक करना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के साथ साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आप उस पैशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, वो जो एक आग होती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सिंगल माइंडेडली आप उसकी तरफ फोकस करते हो, वो आप नहीं दे पाते हो। तो आई थिंक अगर आपने डिसाइड किया है तो आप एक ही बात पे स्टिक करिए, गो फॉर यूपीएससी। और डेफिनेटली अगर आपके अंदर वो पैशन है और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जब अभी आपने हाल ही में देखा होगा वुमेन को लेके हमारे कंट्री में बहुत सारी घटनाएं आए दिन आते रहती हैं आपके हमारे सामने, तो मेनली मेरा क्वेश्चन वुमेन को लेके है, वुमेन कंडीशन इन इंडिया। वुमेन को चाहे हम एजुकेशन सेक्टर में देखें या स्पोर्ट्स में देखें या जॉब सेक्टर में देखें या सिक्योरिटी के पर्पज से देखें, तो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका या अदर कंट्रीज की तुलना में हमारे कंट्री में हालत बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और हाल फिलहाल में वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, बहुत सारा लॉ कानून बनाया गया कि इसको रोका जाए, फिर भी ये चीजें रुकी नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस लॉ और कानून से ज्यादा हमें अपने सोसाइटी के लोगों के अंदर जो मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी में चेंजेस लाने होंगे, सोच के स्तर पे चेंज लाने होंगे। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी का जो इतिहास रहा है, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ के हमारी सोसाइटी जो रही है वो पैट्रियार्कल रही है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है। तो मुझे और ऑर्थोडॉक्स सोच, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों की ही देन है कि आज ये चीजें घटित हो रही हैं। तो अगर उस स्तर पे हम चेंज लाएं तो इस कंडीशन में सुधार हो सकता है, ना कि हम कड़े से कड़े कानून बनाएं। क्योंकि कानून बना के तो हम देख चुके हैं, फिर भी वो क्राइम जो है या वुमेन की जो कंडीशन उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ जो सेटिस्फैक्ट्री कहा जाए। आप इस पे क्या सोचते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉज हमने जो बनाए हैं, पॉलिसीज जो बनाए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, लॉज काफ़ी प्रोग्रेसिव है। बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है वो इस लॉ को मैचअप नहीं कर पा रहे। देयर इज़ अ लैग बिटवीन द सोसाइटल डेवलपमेंट एंड द लॉज विच आर बीइंग पास्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो आई थिंक कि सोसाइटी के स्तर पर जो मेंटालिटी है, जो
जेंडर जस्टिस या जेंडर इक्वालिटी को लेकर जो एक नोशन है सोसाइटी में, उस नोशन को बहुत वाइड स्प्रेड बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर पेट्रियार्की का रोल है जो कि सेंचुरी से चलता आ रहा है, और सोसाइटी को क्योंकि चेंज होने में टाइम लगता है, एंड बिकॉज उसको टाइम लगता है, तो यहाँ पर रोल मॉडल्स की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लेट्स से बिजनेस सेक्टर में इट वाज मेड मैंडेटरी कि हर कंपनी की एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अ वुमन। सो इस तरीके के पॉलिसीज हर एक सेक्टर में अगर हम लेकर आए, बी इट पॉलिटिक्स, बी इट इकोनॉमी, बी इट एकेडमिक्स, जितने ज़्यादा सेक्टर्स में वुमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो वो ग्लास सीलिंग ब्रेक करेंगे और वो पिरामिड का बेस वाइडन होगा और टॉप तक ज़्यादा वुमेन पहुंच पाएंगे। और वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज, वुमेन सेंट्रिक लॉज और इवन जेंडर बजटिंग, ये सारी चीज़ें फिर आना स्टार्ट हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। जैब, आज आप आईपीएस हैं और आप एक सफल इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं एक सफल इंसान के पीछे उसके सफल बनने में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। आपके भी पीछे रहा होगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो या स्कूल कॉलेज के टीचर हो, इन सभी ने आपके लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप कैसे, एक जो जिम्मेदार इंसान होता है वो ये सोचता है कि इतने लोगों का मेरे बनने में कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में अपने फैमिली, अपने नेशन, अपने सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न करूंगा। तो आपकी क्या सोच है? आप कैसे अपने नेशन और सोसाइटी एंड फैमिली के लिए क्या करेंगे आप? जी, सिलेक्शन के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो सक्सेस है, ये सिर्फ़ मेरा अकेले का नहीं है, इसमें मेरे फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, मेरे फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन है, टीचर्स का है, रिलेटिव्स का है, और इवन सोसाइटी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सक्सेस में। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पे बैक करूँ किसी फ़ॉर्म में। तो एज़ एन आईपीएस ऑफ़िसर मैं ऑब्वियसली जो भी मेरी ड्यूटी होगी, जो भी मुझे डे टू डे बेसिस पर जो मुझे टास्क दिया जाएगा, उसको मैं चाहूँगा कि फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ करूँ। लेकिन इससे बढ़कर मुझे लगता है कि आज जो पुलिस ऑफिसर का रोल है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं रहा है। पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन चेकिंग द ग्रीवांसेस ऑफ द पीपल। उनके उनके रिड्रेस करने के लिए भी पुलिस ऑफिसर्स काफी काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के वक्त पुलिस ऑफिसर्स ने जो डेडिकेशन दिखाया है नेशन के लिए, जो अपने लिए जो सर्विस दी है लोगों के लिए, लोगों के घरों तक जाकर उनकी टेस्टिंग की है, चेकिंग की है। तो इस तरीके का रोल मुझे लगता है कि आगे चलकर और भी पुलिस ऑफिसर्स को करना होगा, और मैं उस डायरेक्शन में काम करने के लिए मुझे एक एक्साइटमेंट भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो डेफिनेटली मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाहूँगा। जब आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप यूथ को, जो कंपटीशन सेक्टर में लगे हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो या स्पोर्ट्स के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जो स्टूडेंट अभी स्ट्रगलिंग दौर में हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब हम स्ट्रगलिंग दौर में होते हैं तो एक ऐसा फेज आता है कि लगता है कि यार हमें क्विट कर देना चाहिए, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है? तो उस चीज को आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि कैसे इस चीज को आपने मेंटेन किया, और हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप कम्पीट कर रहे हैं, उस फील्ड में आप एक्सेलेंस की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस इमीडिएटली मिलेगा। आपको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए। बहुत बार आपको फेलियर का सामना करना होगा, बहुत बार आपको आपके मन के जैसा नहीं होगा आउटकम। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है और आपने ये ठान लिया है कि मुझे सिर्फ यही अचीव करना है, तो फिर आपको दूसरे चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। और इससे और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा खुद पे बिलीफ रखना चाहिए। आपको खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए। फेलियर्स आएँगे, लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड्स के लोग आपके अगल-बगल में होंगे, लेकिन आपको हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखना चाहिए और आपको हमेशा अपने गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डे टू डे बेसिस पे हम छोटे-छोटे डिसीजंस लेते हैं। उन छोटे डिसीजंस में वी हैव टू प्रायोरिटाइज़ द लॉन्ग टर्म गोल व्हिच वी हैव टू अचीव इन लाइफ। अगर आप एक्सेलेंस और सेल्फ बिलीफ और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दोगे, अगर आप ये 3 चीज़ हमेशा अपने पास रखते हैं, हमेशा अपने ज़हन में इन 3 चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो डेफिनिटली आई थिंक यू विल सक्सीड इन लाइफ।
be it in any field. जैब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमारे चैनल के लिए दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। Thank you so much for inviting me on the first episode of your show. I am really honored to be on this show. दोस्तों, आगे ऐसी और भी कहानियां हम लेकर आएंगे, रियल हीरोज की रियल इंस्पायरिंग कहानियां। इसको देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने स्पॉन्सर ओजांक IAS एकेडमी और न्यूज़ 9 भारत का भी धन्यवाद देता हूं।